गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 3। हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में यहाँ तक पढ़ा था कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, कोल कैसे फॉर्म होता है, कोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं या फिर हमें उससे क्या क्या मिलता है, राइट। टुडे वी विल स्टडी कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पे मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू ये भी सिखाया था कि जब पेट्रोलियम बनता है तो वो कैसे सेपरेट हो जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, मतलब समुंदर में, और उसके साथ हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैस भी मिलती है जो कि हमारे लिए अगेन बहुत यूज़फुल है, और ये गैस पेट्रोलियम बनने के प्रोसेस के साथ ही बनती है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब पेट्रोलियम हमने बना लिया था लास्ट लेक्चर में। पेट्रोलियम एक्चुअली एक ऑयली लिक्विड है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ पे लिखा है पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। अब ये वापस पेट्रोलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि पेट्रोलियम के क्या फ़ीचर्स हैं। जैसे हमने पिछले टॉपिक में कोल के फ़ीचर्स पढ़े थे, फिर कोल के प्रोडक्ट्स के फ़ीचर्स पढ़े थे, वैसे ही इस चैप्टर में अब हम इस टॉपिक में अब हम पेट्रोलियम के फ़ीचर्स पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है, जो डार्क कलर का है, ऑयली है और एक थिक लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है। इस ऑर्डर की स्पेलिंग अलग है। इस ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, और अनप्लीजेंट का मतलब होता है बैड स्मेल। प्लीजेंट मतलब गुड स्मेल एंड अनप्लीजेंट मतलब बैड स्मेल। सो इसका मतलब ये एक ऐसा मिक्सचर है, राइट। सो जिसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स ऑलरेडी मिक्स होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। और वो कंस्टिट्यूएंट्स एंड कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पीछे के टॉपिक में भी बताया था कि पेट्रोलियम के अंदर से ही हमें पेट्रोल एंड डीजल मिलता है। सो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एक्सेट्रा का मतलब है कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, अभी इसमें और भी है। और आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पे समझाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। सो ये सारे पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स इन द सेंस, जो पेट्रोलियम एक थिक ऑयली लिक्विड की तरह हमको मिला है, उसी पेट्रोलियम के अंदर से हमें ये सारी चीज़ें सेपरेट करनी पड़ती हैं, फिर हमें ये अलग अलग मिलती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एज अ कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम उसके अंदर प्रेजेंट होती ही हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, पेट्रोलियम के फीचर्स ये हैं कि वो एक थिक ऑयली लिक्विड है और उसका एक अनप्लीजेंट मतलब बैड स्मेल है। ऑर्डर मतलब स्मेल, अनप्लीजेंट मतलब बैड स्मेल, और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं। कुछ कंपोनेंट्स का नाम आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमको ये समझना है कि हम इन कंपोनेंट्स को पेट्रोलियम के अंदर से सेपरेट कैसे करते हैं। एक्चुअली पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना, अगर ध्यान दोगे तो एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक ही बात है। और अगर एग्ज़ाम में आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए कि what do you understand by petroleum refining, or what do you understand by refining of petroleum, or else define petroleum refining, or else what do you understand by the term petroleum refining, ये सारे एक ही बात है, अंडरस्टूड। और इसका आंसर ये होगा, the process of separating all the components of petroleum by fractional distillation is called petroleum refining और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अभी मैं आपको समझाऊंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअली होता क्या है, बट पहले हम टेक्स्ट बुक के दिए हुए कंटेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन यहाँ पे थी कि द प्रोसेस ऑफ, आपकी टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट लाइन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। ओके, मैंने इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है।
अगर आपको याद रहता है तो वो लिख देना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, और अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप इतना भी लिख सकते हो जितना बुक में लिखा है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फिर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये जो ऊपर डायग्राम दिया है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है। रिफाइनरी मतलब ये वो मशीन्स हैं, ये वो पूरा सेटअप है जिसके अंदर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को या पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। सो ये पूरा मशीनरी सेटअप है और इस मशीनरी सेटअप को बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, लेकिन अगर पेट्रोलियम रिफाइनिंग पूछा जाएगा तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे जो अभी मैंने आपको सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स वाली बताई। नाउ अब पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है वहाँ तक जाने से पहले एक बार मैं आपको ये टेबल बता देती हूँ। इस टेबल में पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्ज़ाम के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये सारे पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं और ये उनके यूजेस हैं, जो कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल ये तीनों बहुत इजी हैं, इनके यूजेस आप ऑलरेडी जानते हो। उसके ऊपर वाला प्रोडक्ट है पेट्रोलियम गैस, और पेट्रोलियम गैस कौन सी है? एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये वही गैस है जो आपके घर के सिलेंडर्स में होती है जिससे आप लोग खाना बनाते हो। तो दिस इज़ योर कुकिंग गैस ऑल्सो, राइट। तो ये भी आपको लर्न करना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये चार तो ईजी ही हो गए। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी सरफेस पे कोई एक ऐसा स्मूथ ऑयल या स्मूथ मॉइस्चराइज़र या स्मूथ लिक्विड लगाना जिसकी वजह से वो सरफेस स्मूथ हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप विंटर सीज़न में जब स्किन ड्राई हो जाती है तो आप वैसलीन लगाते हो, राइट। सो वैसलीन से आपकी स्किन मॉइस्चर्ड रहती है और स्मूथ हो जाती है। तो ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे कंपोनेंट्स को लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेटिंग कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिसे किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए लगाया जाए। अब खाली बॉडी पे ये बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी साइकिल के टायर या पैडल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बारिश के पानी की वजह से अगर जंग लग गया या फिर अच्छे से पैडल घूम नहीं रहा है आपकी साइकिल का, तो आप वहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल दोगे या थोड़ा सा ग्रीस लगा दोगे तो वहाँ की जो रस्टिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके साइकिल का पैडल अच्छे से मूव होने लगेगा। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, साइकिल के पैडल को ग्रीस, ऑयल या कोई भी ऐसा कंपोनेंट लगा के लुब्रिकेट किया, राइट। तो किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम जो ऑयल या जो भी लिक्विड लगाते हैं उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। सो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और वो क्यों यूज़ होते हैं? लुब्रिकेशन के लिए। अब आप लुब्रिकेशन कहीं भी कर सकते हो, कोई भी मशीनरी के पार्ट को या कुछ भी। जैसे घर पे कुंडी है और वो कुंडी बंद नहीं हो रही है, कभी कभी अटक जाती है क्योंकि रेनी सीज़न में मॉइस्चर बहुत होता है तो मेटालिक चीज़ों में रस्ट लगने लगता है, जंग लगने लगता है, तो वो काम नहीं करते हैं। तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया जाए या थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा दिया जाए तो वो चीज़ स्मूथली चलने लगती है क्योंकि सरफेस लुब्रिकेट हो गया है, स्मूथ हो गया है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन बहुत सारे मशीनरी के पार्ट में भी यूज़ होता है। यू आर डूइंग लुब्रिकेशन ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन ऑफ योर बॉडी ऑल्सो एट मैनी प्लेसेस। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स भी एक कंपोनेंट है पेट्रोलियम का जिसका यूज़ होता है ऑइंटमेंट, ठीक है। ऑइंटमेंट मतलब आपके स्किन पे ही लगाने वाली लिक्विड्स या फिर आपके स्किन पे लगाने वाली चीज़ों को ऑइंटमेंट भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आयोडेक्स लगाते हो जिससे दर्द ठीक होता है, तो ऑइंटमेंट एक आयोडेक्स है, ठीक है। सॉरी, ऑइंटमेंट एक आयोडेक्स है, मतलब आयोडेक्स एक ऑइंटमेंट है, आई एम सॉरी, ठीक है। और ऑइंटमेंट का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स या ऐसे सेमी थिक लिक्विड्स जिसको अप्लाई करके कोई मेडिकल बेनिफिट हो रहा हो, वो ऑइंटमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपके स्किन पे लगाई जाती हैं आपको बेनिफिट करने के लिए, उसमें भी पैराफिन वैक्स यूज़ होता है। वैक्स है इसका मतलब उससे कैंडल भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और इसी वैक्स से आपकी नेचुरल वैसलीन भी बनती है। जो वैसलीन आपके वाइट एंड ब्लू कलर की डिब्बी में आता है और जो आप लिप्स पे लगाते हो मॉइस्चर करने के लिए, या आपके नीज़ में, आपके एल्बो में लगाते हो मॉइस्ट करने के लिए,
वो पर्टिकुलर वैसलीन भी आपको पेट्रोलियम से ही मिलती है, ठीक है। अगर आप उस वैसलीन के कंपोनेंट्स को टर्न करके पीछे पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, राइट। तो इसका मतलब वो वैसलीन आपको पेट्रोलियम से ही मिलती है, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट है बिटुमिन। तो एक्चुअली बिटुमिन का यूज़ है वो पेंट्स में, वॉल पेंट्स में और दूसरी जगहों में पेंट करने के लिए यूज़ होता है। रोड सर्फेसिंग मतलब रोड बनाने के टाइम पे ब्लैक कलर की लेयर डाली जाती है, ठीक है, उसमें बिटुमिन यूज़ होता है, ठीक है। वो एक ऐसे सरफेस को स्मूथ करने के लिए डाली जाती है। तो एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ याद रखना बहुत इजी है। आपको सिर्फ लास्ट वाले 2 को याद रखने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों आपको ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है, बिकॉज इट कैन कम इन योर एग्जाम फॉर 1 मार्क और 2 मार्क इन सच अ वे दैट राइट द यूज़ ऑफ बिटुमिन। सो आपको लिखना होगा if it is in 1 mark that bitumen is used in road surfacing or else bitumen is used in paints। आपको अगर ये पूछा जाए कि which product of petroleum is used in making ointments and candle या फिर in Vaseline, सो इसमें से कुछ भी पूछ लिया रिवर्स तरीके से तो आपको आंसर लिखना होगा पैराफिन वैक्स is a component of petroleum which is used in making ointments, candle और Vaseline, sorry not vaccine, ओके। सो इस तरीके से वाइस वर्सा करके आपको इसमें से भी कोई 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चंस आपको MCQ में भी आ सकते हैं अलग तरीके से फॉर्म करके, तो ये आपको 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना और उसको याद रखना ज़रूरी है। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक है, ओके। अब चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ कि हमको पेट्रोलियम से उसके कंपोनेंट्स मिलते कैसे हैं, एक्चुअली पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती कैसे है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको विदाउट डिस्टर्बिंग योर फोकस। सी पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स का सेपरेशन पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, ये बात आपको क्लियर है, राइट। अब पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो सेटअप है वो इस तरीके से होता है। उस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हर एक लिक्विड का, हर एक कंपोनेंट का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ओके। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, आपको ऑलरेडी पता होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है, और ये फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, इसको आप बदल नहीं सकते हो। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि अगर एक पतीले में पानी बॉयल हो रहा है, सो उस पानी के पार्टिकल्स इधर उधर घूमने लगेंगे। अगर नीचे फायर है या आग जल रही है तो उस हीट एनर्जी को गेन कर करके ये पार्टिकल बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे और उस वेसल के अंदर ही यहाँ वहाँ घूमने लगेंगे, क्योंकि उनको हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल रही है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पानी गर्म हो रहा है तो पहले टेम्परेचर 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुँचेगा, पानी के सभी पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी गेन कर चुके हैं कि अब उनको इधर उधर भागने के लिए पतीले के अंदर जगह कम पड़ रही है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी इतना बॉयल होने लगेगा कि अब उसके पार्टिकल्स यहाँ वहाँ भागने के लिए इतनी दूरी बनाने लगेंगे कि वो पतीले के पानी के सरफेस को छोड़ के ऊपर उठने लगेंगे, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। व्हाट इज़ इवेपोरेशन, ये सबको आता है, राइट। सो कोई भी चीज़ इवेपोरेट तब होती है जब, मैक्सिमम इवेपोरेशन तब होता है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, राइट। ये बताने का मीनिंग ये है कि हर एक लिक्विड का अपना एक फ़िक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, जब हीट उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक पहुंचेगा तब उस पर्टिकुलर लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट होने लगेंगे। आई होप दिस मच इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। नाउ वी आर आफ्टर दिस वन मोर कंसेप्ट। जैसे ही किसी, मैं एक बार और इसी डायग्राम को यहाँ बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो ध्यान से देखना। जैसे ये एक पर्टिकुलर वेसल है, नीचे फायर हो रही है
और यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है और बॉयल अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और ये मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर के पार्टिकल्स इवेपोरेट होने लगे, राइट। इवेपोरेशन का एक फ़ायदा ये है कि इवेपोरेशन प्रोसेस से हमको वाटर के प्योर पार्टिकल्स मिल सकते हैं, मतलब प्योर कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि जब भी कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉयल होके इवेपोरेट होता है तो जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं वो प्योर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वाटर के अंदर अगर कोई गंदगी भी है, कोई इम्प्योरिटी भी है तो वो इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगी, वो इवेपोरेट नहीं होगी, क्योंकि उस इम्प्योरिटी में किसी दूसरे प्रकार का केमिकल है और उस इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस सिर्फ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए वाटर के पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होंगे। और अगर हम इस इवेपोरेटेड पार्टिकल्स को कहीं पे इकट्ठा कर लें या कलेक्ट कर लें तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं अगर हम ऊपर से इस कंटेनर के ऊपर एक ट्यूब कनेक्ट कर दें और उस ट्यूब को एक दूसरे कंटेनर में एंटर करवा दें, तो जितने पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे वो पार्टिकल्स ऊपर उठेंगे, लेकिन वो हवा में नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ मैंने एक ट्यूब बना के उस इवेपोरेटेड पार्टिकल को एक रास्ता दे दिया, ठीक है। तो अभी इस इवेपोरेटेड पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत हाई है क्योंकि ये अभी अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होके आया है, राइट। लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सिर्फ इतने ही एरिया का है, लेकिन यहाँ की जो ट्यूब है वो थोड़ी सी ठंडी होगी इसके कंपेयर में। तो साइंस के प्रोसेस के हिसाब से अगर बहुत ही ज़्यादा हॉट पार्टिकल्स, ठीक है, जो इवेपोरेट हो चुके हैं, वो अगर किसी ठंडे सरफेस से टकराएंगे तो वापस वो गैस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये गैस पार्टिकल जैसे ही ठंडे एरिया से टकराएंगे वो यहाँ पे वापस लिक्विड बन जाएंगे, मतलब ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। और जब यही इवेपोरेशन की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे गिरेंगी और इकट्ठी हो जाएंगी सो ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होगा, ओके। अब इसका ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ आपके डेली लाइफ का, सो जब आपकी मम्मा दूध गर्म करते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं, जब आपकी मदर्स मिल्क बॉयल करते हैं और मिल्क बॉयल करने के बाद ऊपर से मिल्क को एक प्लेट से ढक के चले जाते हैं, सो मिल्क के जितने भी इवेपोरेटेड पार्टिकल्स ऊपर उठते हैं वो जैसे ही ठंडे प्लेट से टकराते हैं वो नीचे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, राइट। क्योंकि बहुत हीटेड पार्टिकल किसी ठंडे सरफेस से टकराएंगे तो वो पहले सी की तरह वापस लिक्विड बन जाएंगे। लेकिन फ़ायदा ये है कि अब हमें नीचे वाले इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स यहाँ नहीं मिल रहे हैं, अब हमें प्योर उसी लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ मिल रहे हैं। तो जैसे ही आप प्लेट उठाओगे तो आप हमेशा देखोगे कि बहुत सारा पानी जो प्लेट के नीचे जमा होता है वो इवेपोरेट होके गिरने लगता है, राइट। ऐसे ही जब मम्मा सब्ज़ी बना के चली जाती है और उसको ढक देती है किसी भी लिड से, और जब आप खाने के लिए लिड को उठाते हो तो बहुत सारा पानी प्लेट के ऊपर वाली सरफेस पे जमा रहता है जो कि नीचे गिरता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी तो नहीं लेकिन आगे बहुत जगह यूज़ होगा आपको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है व्हेन एनी गैसियस पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। अब गैसियस फॉर्म ऑफ पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड प्योर लिक्विड फॉर्म ऑफ पार्टिकल। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं क्योंकि पहले वो गैस स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ का एरिया गर्म था इसीलिए वो अभी भी इवेपोरेटेड फॉर्म में था। जैसे ही वो थोड़े से ठंडे एरिया से टकराएगा वो लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाएगा, इसका मतलब वो कंडेंस हो जाएगा। एंड दिस कंडेंस्ड लिक्विड विल बी कलेक्टेड इनटू अ सेपरेट कंटेनर and that container will get
विल गिव अस प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यही कंडेंसेशन प्रोसेस को यूज़ करके हम पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस हम कर पाते हैं एक स्पेशल टाइप की मशीनरी में जिसका नाम है, जिस अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आप उस प्रोसेस का नाम याद रखो, सिर्फ उतना काफ़ी है, विच इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, पीछे मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गई, आई एम सॉरी। मैंने आपको बोला दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट। सो कंडेंसेशन मेथड से हमें जो वाटर मिला है, प्योर वाटर, उसको डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं। साइंटिफिकली आप इस वाटर को डिस्टिल्ड वाटर बोलोगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। प्योर वाटर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, और वो वाटर इतना प्योर होता है कि आप उसे पी सकते हो। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्लेट उठाओगे जब गर्म दूध के ऊपर की लिड पे या सब्ज़ी पे, तो उसके ऊपर जो वाटर कलेक्टेड है ना, वो अगर कोई पी भी ले तो उसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि वो एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, पार्टिकल्स है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कंडेंसेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं व्हेन द वेपर पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बट distillation process means when any pure form of liquid is collected by the help of condensation, that is called distillation. ठीक है, so this process is called distillation when any pure form of liquid is collected in the liquid form by the help of condensation process. तो इसको distillation process बोलते हैं। अब इसी distillation process की मदद से हम पेट्रोलियम के बाकी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपकी बुक में यहाँ इस वर्ड को लिखा गया है लेकिन अधूरा लिखा गया है, सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस। सो यहाँ पे फ्रैक्शंस का वही मतलब है जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ, विच इट इज़ नॉट रिटन प्रॉपरली इन डिटेल इन योर टेक्स्ट बुक, बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को अलग किया जाता है। अब ये एक मशीनरी है, एक ब्लास्ट फर्नेस है जिसमें हमने पेट्रोलियम लिक्विड को डाल दिया। ठीक है, अब इस पेट्रोलियम में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़े, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फिर पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, एलपीजी, बहुत कुछ है इसके अंदर। जब हम इस पेट्रोलियम को हीट करेंगे इस पर्टिकुलर मशीनरी के अंदर, राइट, इसको हीट करने के बाद इसमें जितने भी लिक्विड हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब लिक्विड का अपना एक सेपरेट फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। तो जैसे ही हीट करते करते 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे वो वाला लिक्विड इवेपोरेट होने लग जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर मशीनरी में अलग अलग लेवल पे आउटलेट बनाए हुए हैं, ऐसे ओपनिंग, यहाँ पे एक सेपरेटर है, फिर ओपनिंग, फिर यहाँ एक सेपरेटर है, फिर एक ओपनिंग, फिर यहाँ एक सेपरेटर है, फिर एक ओपनिंग, ऐसे ही अलग अलग डिस्टेंस पे एक सेपरेटर और एक ओपनिंग बनाई गई है इस पर्टिकुलर सेटअप में। जैसे ही पेट्रोलियम के हीट करेंगे और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, 40 डिग्री सेल्सियस जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, वो पर्टिकुलर लिक्विड 40 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होने लगेगा, राइट। और जैसे ही इवेपोरेट होने लगेगा, वो इवेपोरेटेड लिक्विड इस पर्टिकुलर सेपरेटर से टकरा के उस चैनल में आने लगेगा जो हमने 40 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड के लिए बनाया है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही वो गर्म एटमॉस्फेयर से ठंडे की तरफ आएगा, वो वापस कंडेंस हो जाएगा, मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड मिलेगा हमको। हमें उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म मिलेगा जो 40 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड इवेपोरेट हुआ है, और फिर हमने यहाँ एक कंटेनर रखा है। तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो 40 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट था,
वो इवेपोरेट होते ही यहाँ पे प्योर फॉर्म में कलेक्ट होने लगेगा। अब वो प्रोडक्ट 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट होते होते पूरा मिल गया हमको। अभी भी यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड बचा हुआ है जिसमें दूसरे कंपोनेंट्स हैं। अभी भी हमारा मिक्सचर हीट हो रहा है। अब हमारा टेम्परेचर अगर 50 या 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है तो अब दूसरा कंपोनेंट बॉयल होना शुरू होगा और इवेपोरेट होना शुरू होगा जिसका टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस है। अब वो पर्टिकुलर लिक्विड वापस यहाँ कंडेंस होना शुरू होगा, मतलब इवेपोरेट होकर लिक्विड बनने लगेगा। और यहाँ दूसरा कंटेनर है एंड इस कंटेनर में भी हमें दूसरे कंपोनेंट का प्योर फॉर्म मिल जाएगा। 2 लिक्विड हमारे पास कलेक्ट हो गए। अब तीसरा लिक्विड और टेम्परेचर और हीट मिल रही है इस पर्टिकुलर सेटअप को, हम और इसको हीट कर रहे हैं। अब टेम्परेचर 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। अब जिस लिक्विड का टेम्परेचर 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस है, अब वो लिक्विड वापस इवेपोरेट होना शुरू होगा और फिर इस पाइपलाइन में एंटर होके कंडेंस होके लिक्विड बनाएगा, प्योर लिक्विड, और फिर वो लिक्विड यहाँ पे प्योर फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हर एक डिस्टेंस पे, हर एक फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस पे एक नया कंपोनेंट हमें प्योर फॉर्म में मिल रहा है, राइट। सो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये कंडेंसेशन प्रोसेस है और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हमको डिस्टिल्ड मटेरियल मिल रहा है। डिस्टिल्ड मतलब कलेक्टिंग द प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। और हर एक लिक्विड एक एक फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस पे हमको मिल रहा है, राइट। एक फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस ये है, दूसरा फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस ये, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब हर एक फ्रैक्शनल टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमें प्योर लिक्विड मिल रहा है। और इस तरीके से हमें एक टेम्परेचर पे पेट्रोल, दूसरे टेम्परेचर पे डीजल, तीसरे टेम्परेचर पे केरोसिन, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे पैराफिन वैक्स, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे पेट्रोलियम जेली, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे बिटुमिन, ऐसे करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमें इस पेट्रोलियम रिफाइनरी के मशीन के सेटअप में पेट्रोलियम के सारे कंपोनेंट्स प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। और फिर इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स के यूज़ हैं। आई होप ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम में पेट्रोलियम रिफाइनिंग की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पेट्रोलियम कंपोनेंट्स बाय द मेथड ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये डेफिनेशन भी अप्रोप्रिएटली सही है, आप ये भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सो आई विल एंड अप द वीडियो ओवर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर only one more lecture is required where I will complete natural gas, and then this particular chapter will be over and we will move on to next chapter. Thank you.